आकाश नैतिक बातें नहीं। अगर आपको निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केसीएल, इक्वेशन क्या बनेगी अंश? व्हाट विल बी द डिजायर्ड इक्वेशन? बताओ आपको क्या कैलकुलेट करना है? धैर्य नैतिक लास्ट वन। मंडे टेस्ट है, आज आकाश कॉपी पेन कहाँ है? कॉपी पेन कहाँ है? सिर्फ कॉपी पेन, किसी से पेज ले लो, पेन। बैग इधर रख दो, तुम्हें इधर बैग चाहिए उधर रखो। नाउ प्लीज डोंट टॉक। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको फॉर्मेशन की हीट या इंथैल्पी निकालनी होती है तो दैट मीन्स वो सब अब देखो किसी की आवाज आएगी फिर मैं बाहर निकाल दूंगी। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केसीएल। अब इसका क्या मतलब है तनिष? मुझे किसकी हीट निकालनी है? केसीएल। तो केसीएल प्रोडक्ट साइड आएगा और केसीएल की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? सॉलिड। अब मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी तुम्हें किसी भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन करनी है तो वो 1 मोल ही बनाना है। कितने मोल्स बनाने हैं? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। नाउ हु विल टेल मी कि 1 केसीएल कौन कौन से एलिमेंट से बना है? के एंड सीएल। अब ऑब्वियसली के तो एग्जिस्ट करता है बट सीएल तो एग्जिस्ट नहीं करता। सीएल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सीएल की जगह कौन एग्जिस्ट करता है? Cl2। बट हमें कितने सीएल चाहिए? तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? अब मुझे कौन बताएगा कि जो आपको 4 इक्वेशंस गिवन है आप किन इक्वेशंस को प्लस करोगे, किन इक्वेशन को माइनस करोगे कि अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन जाए? बोर्ड पे देख के बताओ। आकाश मैं चेक करूंगी आप क्या कर रहे हो पेज पे। नैतिक धैर्य। मुझे इन 4 इक्वेशंस के ऊपर ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि अल्टीमेटली ये इक्वेशन बननी चाहिए। क्या थर्ड एंड फोर्थ? थर्ड और फोर्थ को प्लस माइनस करूंगी ये बन जाएगा? नहीं। सबसे पहले देखो, नहीं मेरी बात सुनो। सबसे पहले फर्स्ट में केसीएल बन रहा है। फर्स्ट में क्या बन रहा है? बट कौन सी स्टेट में बन रहा है? और हमें केसीएल कौन सी स्टेट में चाहिए, है ना? और सॉलिड स्टेट में केसीएल कौन सी इक्वेशन में है? 4। सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड 4th इक्वेशन माइनस कर दो। उसका कारण ये है कि जब आप फर्स्ट इक्वेशन में से 4th इक्वेशन माइनस करोगे एक्वस वाला केसीएल कट जाएगा। कौन सा केसीएल कट जाएगा? एक्वस वाला। हमें एक्वस वाला क्यों काटना है? क्योंकि हमें केसीएल की फॉर्मेशन करनी है बट जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है केसीएल की वो एक्वस नहीं होती, वो क्या होती है? सॉलिड। तो हमें जब भी क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे अब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है केसीएल की, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि अगर मुझे केसीएल बनाना है तो स्टैंडर्ड स्टेट में बनाना होता है। और केसीएल एक सॉल्ट है। सॉल्ट की स्टैंडर्ड स्टेट कभी एक्वस नहीं होती। सॉल्ट की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? सॉलिड। तो अब आपने जब ऑपरेशंस लगाने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में, वो ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं कि जब आपकी ये इक्वेशन बन जाए। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। हमने फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करा, हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन में केसीएल बन तो रहा है बट कौन सी स्टेट में बन रहा है? बट हमें कौन सी स्टेट में चाहिए? तो सबसे पहले जो मुझे समझ आ रहा है, मुझे आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट मुझे जो समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन में से 4th इक्वेशन माइनस कर देनी चाहिए। तो मैं करती हूँ, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन दोबारा से लिखती हूँ। KOH प्लस HCl, आकाश ऊपर ध्यान दो, वाटर। फर्स्ट इक्वेशन की डेल्टा H की वैल्यू कितनी दे रखी है? -57 फिर 4th इक्वेशन उतार, KCl सॉलिड प्लस एक्वस, ये वाला KCl एक्वस स्टेट में है, KCl एक्वस और इसकी डेल्टा H की वैल्यू में दी हुई है +18.4। अब मैंने जैसे इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया
तो KCl एक्वस KCl क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू माइनस में आ गई विच इज 75.7। अब ये कौन सी इक्वेशन की डेल्टा H आई है, KOH प्लस HCl माइनस KCl गिव्स वाटर। अब की बार KCl सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, KOH प्लस HCl गिव्स KCl सॉलिड प्लस वाटर। फर्स्ट इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में से माइनस करने के लिए सिर्फ मुझे एक ही फायदा मिला कि KCl सॉलिड प्रोडक्ट साइड आ गया, KCl सॉलिड किस साइड आ गया, और मेरी डिजायर्ड इक्वेशन में भी KCl सॉलिड कौन सी साइड है, बट रिएक्टेंट साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड तो K है, और क्या है, हाफ Cl2। यहाँ पे तो ना K आया ना, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को माइनस करने से हमारे पास KCl तो आ गया प्रोडक्ट साइड, बट रिएक्टेंट साइड क्या आ रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ मैं कौन सी इक्वेशन माइनस करूं कि KOH कट जाए। KOH आपको किसी इक्वेशन में दिख रहा है, KOH फर्स्ट इक्वेशन में है, मैम अगर उन दोनों को KOH और HCl को अलग अलग करके पहले तो K और OH H और HCl सेकंड इक्वेशन से माइनस करते हैं, क्या कह रहे हो, अगर सेकंड इक्वेशन से माइनस करते हैं H2O कट जाएगा। एक और इक्वेशन भी है, फिफ्थ इक्वेशन, मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ है, मैंने एक इक्वेशन मिस करी है, फोर्थ इक्वेशन, दिस इज फिफ्थ, जो हमने माइनस करी है वो फिफ्थ है, और एक फोर्थ इक्वेशन भी कोई गिवन है, वो दैट फोर्थ इक्वेशन इज K प्लस हाफ O2 प्लस हाफ H2 प्लस एक्वस गिव्स KOH। मैंने कहा था ना कि KOH कहीं ना कहीं होगा, इसकी डेल्टा H वैल्यू माइनस 47.4 दे रखी है, और ऊपर वाले की दे रखी है माइनस 164.4। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को माइनस करा तो मेरा KCl बन तो गया, बट लेफ्ट हैंड साइड वो किससे बन रहा है, पर हमें किससे बनाना है, K से, तो यानी कि मुझे KOH नहीं चाहिए। तो KOH कौन सी इक्वेशन में आ रहा है फर्स्ट के अलावा, फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन को माइनस क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारा KOH राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, और जो इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन है उसमें KOH राइट हैंड साइड पे है, फोर्थ इक्वेशन में KOH राइट हैंड साइड पे है, और जो हमने फर्स्ट और फिफ्थ बात जिसे बातें करनी है वो बाहर जाए। मैं किसी को घर से नहीं बुला के आई, मैं कहती हूँ अच्छा होता है जब बच्चे कम आते हैं, पढ़ाई तो होती है। अब देखो जैसे ही तुम दोनों को ऐड करोगे KOH से KOH, और अगला क्वेश्चन आप खुद करने वाले हो, इसलिए जो नहीं सुन रहे अपने आप देखना फिर। K प्लस हाफ O2 प्लस हाफ H2 प्लस HCl गिव्स KCl प्लस H2। आई थिंक हम अपनी डिजायर्ड इक्वेशन के थोड़ा सा क्लोज पहुंच गए, क्योंकि मेरे को KCl बनाना था, K से बनाना था, तो K मेरा आ चुका है, K मेरा आ चुका है। अब मेरे को क्या चाहिए, K के साथ मुझे क्या चाहिए, अब मुझे Cl2 कोई इक्वेशन में दिख रहा है, थर्ड इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन ऐड कर दो। अब थर्ड इक्वेशन ऐड कर दो, थर्ड इक्वेशन इज, नहीं ऐड करना है, हाफ H2 हाफ Cl2 प्लस एक्वस गिव्स HCl एक्वस, और ये वाला HCl भी एक्वस में था, ये वाला HCl, इसलिए लिखना जरूरी है। अब जैसे तुम ऐड करोगे तो HCl से HCl कैंसिल हो जाएगा, K प्लस हाफ Cl2 आ चुका है, पर साथ में हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 भी आ रहा है, KCl प्लस वाटर। अब मैं अपनी डिजायर्ड इक्वेशन के और आगे पहुंच चुकी हूँ। अच्छा एक और चीज नहीं आप कर रहे ना, डेल्टा H की वैल्यूज भी तो साथ साथ लो। डेल्टा H की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन की कितनी थी, -487 पॉइंट, तो तुमने इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया था
तो माइनस माइनस प्लस, और फिर मैंने थर्ड इक्वेशन को भी प्लस किया था, -1, तो इसकी क्या, हाफ और हाफ वन, हाँ हाफ और हाफ, हाफ और यहाँ पे हाफ। अब मैंने जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, HCl से HCl कैंसिल हो गया, और K के साथ मुझे हाफ Cl2 चाहिए था, वो आ गया, बट साथ में एक्स्ट्रा चीजें कौन सी आ रही हैं, H2O 1H2 आ रहा है, हाफ O2 आ रहा है। मेरी डिजायर्ड इक्वेशन में तो सिर्फ 1K और हाफ Cl2 था ना, क्योंकि मुझे तो KCl बनाना था। तो मेरे पास 1K प्लस हाफ Cl2 आ चुका है, KCl भी आ चुका है, बट एक्स्ट्रा चीजें कौन सी आ रही हैं, 1H2 प्लस गिव्स H2O। तो क्या कोई इक्वेशन है 1H2 प्लस हाफ O2 वाली? सेकेंड, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दूं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब मुझे क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए कि सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दो, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन 1H2 हाफ O2 गिव्स वाटर वाली है, और सेकेंड इक्वेशन की डेल्टा H की वैल्यू कितनी की, बातें नहीं, क्या हो रहा है, वो पूछ रहा था मैम, वो कल आया था तो उसको क्या पूछ रहा था। बस आराम से बोला करो। सेकेंड इक्वेशन की डेल्टा H की वैल्यू कितनी गिवन है, -286.2। अब माइनस करना है, तो हाफ H2 हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा, और वाटर भी कैंसिल हो जाएगा। अब डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 3144, -441.3, एग्जैक्टली यही आ रही है, बिकॉज ये मेरी डिजायर्ड इक्वेशन है, K प्लस हाफ Cl2 गिव्स KCl। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था, इवन इफ आई एम अ टीचर, मुझे कोई सपना थोड़ा इस इक्वेशन को देख के आ गया कि मुझे क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए कि 1 + 5 + दिस प्लस दिस, आई डेंट नो। मैंने सिर्फ क्या सोचा, मेरी अप्रोच क्या थी, आपकी अप्रोच क्या होगी, आपको जब 5 इक्वेशन दे जाएंगी तो कोई भी इतना ब्रिलियंट नहीं है जो पांचों इक्वेशन को देख के एक ही बारे में बता दे कि पहले मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं इसको प्लस, हमें विद द फ्लो जाना है। अब मैं फ्लो के साथ कैसे गई, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को इन पांचों इक्वेशन पे क्या ऑपरेशन लगाना है। मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे KCl बनाना है, तो KCl मुझे सॉलिड स्टेट में चाहिए। तो मेरी अप्रोच क्या थी कि KCl कहाँ कहाँ आ रहा है, KCl फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा था, बट कौन सी स्टेट में था, एक्वस। फिर मैंने ढूंढा कि क्या कहीं KCl सॉलिड स्टेट में है, था, कौन सी इक्वेशन में था, तो मैंने सीधा फर्स्ट और फिफ्थ से शुरू करा। मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट और फिफ्थ को माइनस कर देती हूँ। मुझे पता था कि फर्स्ट और फिफ्थ को माइनस करने से मेरी पूरी डिजायर्ड इक्वेशन नहीं बनेगी, बट मेरे को एक फायदा हो रहा था कि तो एक तो एक्वस वाला KCl कट जाएगा, और जो KCl सॉलिड स्टेट में है वो प्रोडक्ट साइड आ जाएगा। तो मैंने सीधा फर्स्ट और फिफ्थ मैंने ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट -5, और जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को माइनस करा, एक्वस वाला KCl कट गया और सॉलिड वाला KCl प्रोडक्ट साइड आ गया। इसके बाद भी मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या ऑपरेशन लगाना है, बस मैंने ये सोचा कि मेरा KCl सॉलिड स्टेट बन तो गया है, बट किससे बना है, KOH से। मुझे तो किससे बनाना है, K से, यानी कि मुझे तो KOH नहीं चाहिए। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू करा कि और कौन सी इक्वेशन है जिसमें KOH है, तो मुझे फोर्थ इक्वेशन मिली जिसमें क्या था, बट फोर्थ इक्वेशन में KOH प्रोडक्ट साइड था। फोर्थ इक्वेशन में KOH कहाँ था, तो उसको काटने के लिए मुझे एडिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं माइनस तब करती अगर सेम साइड होते, तो मैंने फर्स्ट और फिफ्थ इक्वेशन को माइनस करने के बाद फोर्थ इक्वेशन के ऊपर एडिशन वाला ऑपरेशन लगाया। फर्स्ट इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन से माइनस करने के बाद फोर्थ इक्वेशन को ऐड किया, जैसे ही ऐड किया तो KOH से KOH क्या हो गया, और मेरी कुछ कुछ डिजायर्ड इक्वेशन बनने लगी, क्योंकि मेरा KCl और K पिक्चर में आ गया। अब मैंने क्या सोचा कि K तो आ गया, मुझे क्या लेके आना है, हाफ Cl2, मुझे क्या लेके आना है, तो क्योंकि मेरी डिजायर्ड इक्वेशन में हाफ Cl2 है, तो मैंने ढूंढना शुरू करा कि हाफ Cl2 कहाँ है। हाफ Cl2 मुझे कौन सी इक्वेशन में मिला, तो देख रहे हो मैं जैसे जैसे फ्लो से चल रही थी। फिर मैंने थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दिया, जैसे मैंने थर्ड इक्वेशन को ऐड किया, दोनों की डेल्टा H की वैल्यूज भी ऐड हो गई। उससे क्या फायदा हुआ कि K के साथ हाफ Cl2 आ गया जो मुझे चाहिए था, बट उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें कौन आई, हाफ H2 प्लस हाफ H2, 1H2 प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर। एक्वस का कुछ नहीं करना, एक्वस का करना होता है, एक्वस का ही मेन है, तभी तो मैंने स्टार्टिंग में नहीं, वो कुछ नहीं करना।
तो जो उसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है। फिर एंड में जब मैंने देखा कि मेरी डिजायर्ड इक्वेशन में एक्स्ट्रा पोर्शन कौन आ रहा है, हाफ H2 प्लस, सॉरी 1H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, तो एग्जैक्टली मेरी सेकंड इक्वेशन 1H2 प्लस हाफ O2 थी। मैंने उसको माइनस करा तो H2O2 और वाटर कैंसिल हो गए, तो मेरे पास डिजायर्ड इक्वेशन बन गई। तो ऑटोमेटिकली जो मेरे डेल्टा H को मेरा माइनस करने पे आंसर आया वो मैच हो गया। ये क्वेश्चन को कराने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि क्वेश्चन कुड बी इजी, क्वेश्चन कुड बी कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस। इस क्वेश्चन को मैं इजी नहीं मानूंगी, क्योंकि जो कल हमने हेस्लो के न्यूमेरिकल करे थे वो कंपैरेटिवली इजी थे। उनमें 3 इक्वेशंस ही दे रखी थी जिनके ऊपर ऑपरेशन लगाने थे। इसमें कितनी इक्वेशंस दे रखी हैं, 5। बट पॉइंट ये नहीं है कि 5 इक्वेशंस दे रखी हैं तो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है। पॉइंट इज कि इवन इफ अ टीचर विल गेट दिस क्वेश्चन, तो उसको दिमाग में नहीं पता कि मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, फर्स्ट में से 5 माइनस करूं, फिर उसमें थर्ड प्लस करूं। मैं फ्लो के साथ ही चल रही हूँ कि फर्स्ट और फिफ्थ को माइनस करने से क्या फायदा हुआ, KCL आ गया, क्या फायदा नहीं हुआ, KOH आ रहा है, उसको हटाओ। फिर मैंने ढूंढा कि KOH कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन को माइनस क्यों नहीं किया, प्लस क्यों किया, क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड आ रहा था, हमारा KOH रिएक्टेंट साइड था, तो उसको काटने के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस। प्लस करते ही मुझे फायदा हो क्या हो गया, K आ गया, बट अभी भी क्या नहीं आया था, हाफ Cl2। फिर मैं फटाफट वो इक्वेशन ढूंढने लगी जिसमें क्या आ रहा है, फिर मैंने उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरा 1K और हाफ Cl2 ऐड हो गया, बट एक्स्ट्रा चीजें कौन सी आ रही थी, H2 प्लस हाफ O2। फिर मेरा दिमाग ढूंढने लगा कि ऐसी इक्वेशन पक्का दी होगी जिसमें H2 और हाफ O2 होगा, वो सेकंड इक्वेशन थी, और मैंने तुरंत सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया, माइनस, और मेरे H2 और हाफ O2 कैंसिल हो गए। सो इफ अ क्वेश्चन लाइक दिस कम्स बाय लुकिंग एट द 5 इक्वेशंस, यू डोंट हैव टू पैनिक एंड यू डोंट हैव टू थिंक यार मेरे से नहीं होगा। जस्ट डिजायर्ड इक्वेशन को देखो और देखो कि KCL बनाने के लिए मैं कौन सी इक्वेशंस को प्लस करता जाऊं, कौन सी इक्वेशंस को माइनस करते जाऊं। अल्टीमेटली आप उस डिजायर्ड इक्वेशन पर पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन ऑफ हेस्लो। इफ यू वांट टू राइट प्लीज नोट। ये डिजायर्ड इक्वेशन थी, पहला ऑपरेशन हमने क्या लगाया, फर्स्ट इक्वेशन माइनस, फिर सेकंड ऑपरेशन हमने क्या लगाया, फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और है, अगर आप इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो तो उनकी डेल्टा H की वैल्यूज भी ऐड होंगी। अगर आप इक्वेशंस को माइनस कर रहे हो तो उनकी डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होंगी, तभी आपका फाइनल आंसर मैच होगा। ये ना हो कि आप ऑपरेशन रिएक्शन से एडिशन का कर रहे हो और डेल्टा H की वैल्यू को माइनस कर दो। वॉट एवर ऑपरेशन यू आर अप्लाइंग ऑन इक्वेशन, द सेम ऑपरेशन यू विल अप्लाई ऑन। फिर थर्ड ऑपरेशन हमने क्या लगाया, थर्ड इक्वेशन ऐड कर दी, और फिर फोर्थ ऑपरेशन हमने क्या लगाया, सेकंड इक्वेशन हमने माइनस कर दी। ऑटोमेटिकली देखो मेरी डेल्टा H का आंसर फाइनल बुक से मैच हो गया। आई हैव नॉट सीन इन साइड द बुक्स, सिंपल मैं अपना फ्लो के साथ चली हूँ। ये हेस्लो है जो बच्चों को डर लगता है। जो मंडे टेस्ट हो रहा है उसमें हेस्लो नहीं डाल रही मैं, और मैं कल वाला टॉपिक भी नहीं डाल रही। सिर्फ मैंने डेल्टा G, जो डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कराया था, डेल्टा S एंट्रोपी, डेल्टा H एंड डेल्टा, तो जिनका डेल्टा H और डेल्टा U नहीं हुआ वो बेशक कल संडे है मेरे से आके समझ जाना, लेकिन मंडे टेस्ट देना ही देना है। क्या करना है जी तुम्हारा अगर कवर्ड नहीं है तो कल मेरे पास संडे आके पढ़ लेना। कल क्लास लूंगी, 10-15 मिनट पहले आ जाना। मैंने तो वैसे तुम्हें, कितने बजे क्योंकि कल मैंने टेस्ट रखा था, अब बच्चों ने टेस्ट मंडे पोस्टपोन कराया तो कल फिर पढ़ा दूंगी। पेपर आ रहे हैं ना, देखो यही तो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे थर्मोडायनेमिक्स के। अब तुम मानोगे नहीं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम 8, हाँ मोस्ट प्रोबेबली। अगला दूं हेस्लो का क्वेश्चन, कल सुबह ही दोपहर को है तो दिन में ही होगा, बता दूंगी। अगला क्वेश्चन पहले नोट कर लिया सबने, कर लो फटाफट नोट।
तनिष तुमने कल भांगड़ा किया था एरिक के साथ, तुम्हें फोटो लगाई हुई थी ना एरिक ने। ही इज अ कोरियोग्राफर, उसने हमारे घर की वेडिंग कोरियोग्राफी भी करी थी एरिक ने, वेडिंग कोरियोग्राफी। बहुत अच्छा डांस होता है, कोरियोग्राफी भी करता है। लिख लिया सबने? हरी आप जो लिख रहे हैं। आकाश समझ आ गया? पहली बार तुम क्लास में रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो लिखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा ना। अब अगला क्वेश्चन खुद लिखना। अगला क्वेश्चन सारे खुद करेंगे, अपने आप देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, लिखो। गिवन द फॉलोइंग इक्वेशंस, गिवन द बातें नहीं, given the following equations, first equation is S rhombic plus O2 gas gives SO2 gas, और इसकी डेल्टा H की वैल्यू गिवन है -297.3 किलो जूल पर मोल, और अगली दे रखी है S मोनोक्लिनिक प्लस O2 गिव्स SO2, और इसकी डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है -300.0। ये बहुत आसान क्वेश्चन है एंड कंपेयर टू जो हमने करा उससे तो बहुत ही आसान है। नैतिक दो इक्वेशन दे रखी हैं, हाँ बस दो हैं। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा H फॉर द एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन of 1 gram atom of rhombic to monoclinic, of rhombic to माइनस कर देंगे। हाँ देखो, पहले तो 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता, ग्राम एटम मोल होता है। कहीं आप सोचो 1 ग्राम के लिए निकालना है, 1 ग्राम के लिए नहीं निकालना। किसके लिए निकालना है? 1 ग्राम 1 मोल। किस रिएक्शन के लिए आपने रोम्बिक को किस में कन्वर्ट करना है? यानी कि डिजायर्ड इक्वेशन क्या है? डिजायर्ड इक्वेशन है कि आपको एस रोम्बिक के 1 ग्राम एटम को 1 मोल को एस मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना है और उसकी डेल्टा एच निकालनी है। अब मुझे आप बताओ कि आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे क्या ऑपरेशन लगाओगे कि ये इक्वेशन बन जाए? फर्स्ट माइनस सेकंड। बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दूं, O2 से O2 कट जाएगा, SO2 से SO2 कट जाएगा। क्या इक्वेशन आ जाएगी? S रोम्बिक माइनस S मोनोक्लिनिक इक्वल टू 0। तो यानी कि S रोम्बिक S मोनोक्लिनिक उधर चला जाएगा। आप करके देख लो, सिंपल ऑपरेशन लगाओ फर्स्ट माइनस सेकंड, तो कई बार S लोग न्यूमेरिकल बहुत इजी भी आएंगे। सिंपल आपको S रोम्बिक प्लस O2 गिव्स SO2 की इक्वेशन दे रखी थी -297.3। S बातें नहीं प्लीज गाइस, द क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑल्सो। -300। अब साफ पता लग रहा है कि अगर मुझे डिजायर्ड इक्वेशन में S रोम्बिक टू S मोनोक्लिनिक चाहिए, O2 S2 नहीं चाहिए, तो वो कट जाएगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो S रोम्बिक माइनस S मोनोक्लिनिक गिव 0। दोनों की डेल्टा H की वैल्यू को माइनस करोगे तो 2.7 किलो जूल पर, और यही तो मेरी डिजायर्ड इक्वेशन थी कि मुझे S रोम्बिक को किस में कन्वर्ट करना था? S मोनोक्लिनिक। अब अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ के आएगा वो फूलिश ही होगा ना। तो बहुत सिंपल है। पिछला क्वेश्चन क्यों मुश्किल था? क्योंकि एक तो केसीएल बनाना था, ऊपर से बनाना किस स्टेट में था? सॉलिड। दे क्या रखा था? एक्वस। फिर ये भी नहीं कि एक्वस के अलावा हमें दो इक्वेशन को माइनस करा, किसी को प्लस करना पड़ रहा था, किसी को माइनस करना पड़ रहा था।
तो यू नो देयर वर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, बट समटाइम देखो क्वेश्चन वो भी एस लो का है, क्वेश्चन ये भी एस लो का है, वो तो डिपेंड करता है कि आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी दे रखी हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन थी कितनी दे रखी थी 5, तो किसी इक्वेशन को हमें प्लस करना पड़ रहा था, किसी इक्वेशन को हमने मतलब आई थिंक वी अप्लाइड 4 ऑपरेशंस, आफ्टर दैट वी रीच टू आवर डिजायर्ड इक्वेशन। बट फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस, अगर आपको देखने से पता लग रहा है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर दूं माइनस, आई विल रीच टू माय डिजायर्ड इक्वेशन, तो आप इसमें जानबूझ के थोड़ा ऑपरेशन लगाएंगे। So you know that depends कि what type of a question it is. Next question लिखो, calculate the, please guys बातें नहीं, calculate the enthalpy, अभी तक एक क्वेश्चन नहीं लिखा आकाश, फिर तो बता तेरे कैसे मार्क्स आएंगे दिसंबर में, समझ के आप कर लोगे पेपर में? नहीं, अगर कर लोगे फिर मेरे को कोई लिखवाने का शौक नहीं है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब तक बच्चा नोट डाउन नहीं करेगा। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन, बस मुझे डिजायर्ड इक्वेशन बना के दिखा दो। गिवन, हाँ बाकी फिर तो क्वेश्चन में अगर डिजायर्ड इक्वेशन भी दे रखी हो, गिवन डाटा भी दे रखा हो, फिर बस फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। गिवन डाटा में से बताना क्या, जो गिवन डाटा तो गिवन होता है, डिजायर्ड इक्वेशन को देख के ही आप डिसाइड करते हो ना कि उसको प्लस करना है या, लिखा होगा कैलकुलेट। हाँ वो उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए दिया होगा। ये वाली जो इक्वेशन है ये तो खुद ही बनानी पड़ेगी ना, यही तो डिजायर्ड इक्वेशन है। अब तुम कह रहे हो कि डिजायर्ड इक्वेशन भी दे दे, फिर तो रह ही क्या गया, कोई तुम हाँ करो करो, डिजायर्ड इक्वेशन बनाओ। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन, व्हाट इज इथाइलिन? नमन व्हाट इज इथाइलिन? आपको इथाइलिन की हाइड्रोजनेशन करनी है। इथाइलिन होता क्या है? C2H4, वेरी गुड। इथीन, इथीन का ही कॉमन नेम CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइलिन क्या होता है, किसका कॉमन नेम है? इथीन का। व्हाट इज इथीन? CH2 डबल बॉन्ड, मैं फॉर्मूला पूछ रही हूँ इथाइलिन का, CH2 डबल बॉन्ड विच इज कलेक्टिवली C2H। गिवन क्या है निकालने के लिए? गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ combustion of ethylene, hydrogen and ethane are -1410। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें जो डेटा गिवन होता है वो भी आपको गिवन नहीं है। आपकी डिजायर्ड इक्वेशन क्या है कि इथाइलिन की आपको क्या करनी है? हाइड्रोजनेशन। एक H ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? इथेन। ऑब्वियस सी बात है कि इथाइलिन की हाइड्रोजनेशन का आपको डेल्टा H निकालना था, तो इथाइलिन की हाइड्रोजनेशन का अगर आपको डेल्टा H निकालना है मतलब इथाइलिन में हाइड्रोजन ऐड करनी है। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? एडिशन ऑफ और इथेन बन जाएगा। कैन आई टीच? अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको इक्वेशन जो पहले दे रखी थी ना, जिनको आप क्या कर रहे थे प्लस एंड, वो भी नहीं दे रखी। आपको सिर्फ ये बोल दिया है कि इथाइलिन की कंबशन की एंथैल्पी इतनी है, मतलब इथाइलिन की कंबशन की आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इथाइलिन क्या होता है? C2H4। इसकी कंबशन इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड, इसकी आपको डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है, पर ये इक्वेशन आपको नहीं दे रखी थी। आपको सिंपल ये बोला था कि इथाइलिन की कंबशन की डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है और ये बैलेंस भी करनी पड़ेगी आपको। कार्बन 2 है तो कार्बन आगे 2 लगा दो, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। सेकेंड इक्वेशन कौन सी बनेगी? आपको H2 की कंबशन की भी वैल्यू दे रखी है। H2 की कंबशन
H2 की कंबशन करोगे तो वाटर ही बनेगा, -286 पॉइंट, और थर्ड इथेन यानी कि C2H6 की कंबशन की डेल्टा H की वैल्यू -560.6। फर्स्ट माइनस थर्ड बाद में देखेंगे ना जब प्लस माइनस। ओके, अब ये जो दो ही तीन इक्वेशन हैं जो आपको दे रखी होनी चाहिए थी, ये देने की बजाय आपको ऐसे बोल रखा था कि इथाइलिन की कंबशन की डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है, हाइड्रोजन की कंबशन की वैल्यू की डेल्टा एच इतनी है, और इथेन की कंबशन की डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है। तो कंबशन आपको पता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ, तो आपने ऑटोमेटिकली जिस भी सब्सटेंस की आपको कंबशन की इक्वेशन दे रखी थी आपने O2 ले लिया और क्या बना दिया, CO2 एंड, और फिर उसको बैलेंस करते गए। जिस दूसरे सब्सटेंस की कंबशन के लिए आपने O2 ले लिया और फिर बैलेंस कर दी। अब आपने इन तीनों इक्वेशन से प्लस माइनस करना है और ये बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको इथाइलिन चाहिए, इथाइलिन की हाइड्रोजनेशन करनी है। इथाइलिन आपको कहाँ दे रखा है, फर्स्ट, और इथाइलिन को आपने किस में ऐड करना है, हाइड्रोजन किस में दे रखा है, सेकंड में। तो सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से एक फायदा हो जाएगा कि इथाइलिन और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम इनको ऐड करने से बाकी चीजें भी ऐड होंगी, उसको बाद में देखेंगे कि कैसे माइनस करें, बट बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि सबसे पहले मुझे क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, बिकॉज जस्ट बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे दिख रहा है कि C2H4 और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ऑपरेशन लगाओगे फर्स्ट एंड सेकेंड, C2H4 और H2 ऐड होंगे, साथ में O2 भी ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड 2CO2 प्लस 3 वाटर आ जाएंगे। ऑब्वियसली दोनों की डेल्टा एच की वैल्यूज भी ऐड होकर क्या हो जाएंगी, -1696.2। अब जब आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया आप काफी अपने डिजायर्ड इक्वेशन के क्लोज पहुंच चुके हो, क्योंकि आपने इथाइलिन की हाइड्रोजनेशन करनी थी, बट साथ में आपके पास एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं। 7/2 O2 आपको नहीं चाहिए, 2 CO2 नहीं चाहिए, 3 H2O नहीं चाहिए, बल्कि आपको इथेन चाहिए, क्योंकि जब आप इथाइलिन की हाइड्रोजनेशन करते हो तो क्या बनता है, इथेन, और इथेन आपको कौन सी इक्वेशन में दे रखा है, थर्ड, बट आपको इथेन प्रोडक्ट साइड में चाहिए। थर्ड इक्वेशन में इथेन कौन सी साइड में दे रखा है, रिएक्टेंट साइड, तो थर्ड इक्वेशन माइनस कर दो। जैसे आप थर्ड इक्वेशन C2H6 प्लस 7/2 O2 गिव्स 2 CO2 प्लस 3 वाटर, यानी कि थर्ड इक्वेशन की डेल्टा H की वैल्यू को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, लाइक O2 नहीं चाहिए, CO2 नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, वो अपने आप ही क्या होती चली जाएंगी, कैंसल, और आप अपनी डिजायर्ड इक्वेशन के पास पहुंच जाओगे, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो। सही आया, आंसर हो गया, बिल्कुल सही आ रहा है। Yes, C2H4 प्लस H2 गिव C2H6, यही हमारी डिजायर्ड इक्वेशन थी, और जो हमारा डेल्टा H आया यही हमारा क्या है, आंसर। तो देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना मुश्किल हो, अगर आप प्रोसेस सही फॉलो करोगे तो अपने आप ही आसान लगेगा। अब जिस बच्चे को ये वाली इक्वेशन ही बनानी नहीं आएंगी, है ना, वो सोचेगा कि यार मैं डिजायर्ड इक्वेशन कैसे बनाऊं, मुझे तो इक्वेशन ही नहीं गिवन, मुझे तो डेटा दे रखा है कि इथाइलिन की कंबशन। अरे इथाइलिन की कंबशन आप लिख सकते हो, सिर्फ एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि जब भी किसी कंबशन की इक्वेशन बनानी होती है, मतलब आपने O2 लेना होता है। एक चीज याद रखना, आप जब H2 की कंबशन कर रहे हो, यहाँ पे एक O2 है, यहाँ पे एक O है, तो यहाँ पे 2 लगा के आप H2 नहीं ले सकते, मतलब जिस सब्सटेंस की कंबशन हो रही है उसको 1 ही लेना है, चाहे उसको दूसरे रिएक्टेंट को आपको हाफ लेना पड़ जाए। मतलब मैं कह रही हूँ कि बैलेंसिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप सोचो कि मैं इसको O2 रख लेता हूँ, यहाँ 2 लगा के H आगे 2 कर देता हूँ, क्योंकि ये बात मैंने कल भी एक्सप्लेन करी थी कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन मींस फॉर 1 मोल,
जिस सब्सटेंस की कंबशन हो रही है वो 1 मोल होना चाहिए, बाकी दूसरे वाला हाफ हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, बैलेंसिंग करने के चक्कर में कोई टेंशन नहीं है। जब आप ऊपर C2H4 की कंबशन कर रहे हो, O2 3 हो रहे हैं, CO2 डबल बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सब्सटेंस की कंबशन कर रहे हो वो तो कितना हो रहा है, 1 मोल। तो तुम्हारी बैलेंसिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जिस सब्सटेंस की कंबशन हो रही है दैट हैज टू बी 1 मोल, बाकी सारे उसको बैलेंस करने के चक्कर में उसको हमें हाफ करना पड़े, डबल करना पड़े, बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। बट जिस सब्सटेंस की कंबशन कर रहे हो उसको 1 के अलावा 2, मतलब अगर कल को किसी बच्चे ने सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिख लिया होता कि मुझे हाइड्रोजन की कंबशन करनी है, इधर 2 O2 हैं, तो मैं O2 को हाफ नहीं करता, इधर O को 2 कर देता हूँ, उस चक्कर में H कितने हो जाएंगे, 2। तो ये पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी, बिकॉज इंथैल्पी ऑफ कंबशन मींस अगर वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन H2 की दे रखी है तो H2 हैज टू बी 1 मोल। अब H2 1 ही करना है, उस चक्कर में आपको चाहे 1 करने के चक्कर में O को हाफ करना पड़ जाए, इट्स करेक्ट, क्योंकि H2 अगर 1 होगा तो O1 करने के लिए O को हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ। सो दिस इज पहले हमने हेस लॉ की मदद से KCl की फॉर्मेशन का इंथैल्पी निकाली, फिर हमने हेस लॉ की मदद से एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन की इंथैल्पी निकाली, अब हमने हेस लॉ की मदद से इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकाली। कल हमने 10 तरह की इंथैल्पीज निकल पड़ी थी, कौन कौन सी थी 10 तरह की, एक बार सारे बताएंगे। फर्स्ट कौन सी थी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, हाइड्रोजनेशन, सॉल्यूशन, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, नो है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तो सोल्यूशन के अंदर आती थी, होगी फॉर्मेशन ऑफ आयन, एटोमाइजेशन नहीं, वो अभी वो 3 अलग है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 4 इधर हैं और 3 इधर है, 7 हैं, अगर मैं सिर्फ 7 ले लूंगी तो ये 14 हो जाएंगे। इस साइड देखना ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 जा और 3 इधर पड़े हैं, यानी कि 4 + 3 7। तो अगर तू यहाँ पे 7 लगा देगा तो 7/2 7 × 2 कितने हो जाएंगे, 14। पर तुझे 7 करने हैं तो तू क्या ले लेगा, 7/2। ठीक है, अब हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए एंथैल्पी और हेस लॉ के। जब तुम्हें याद होगा कि जब हमने किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी होती है, मतलब अगर आपको कोई रिएक्शन दे दी जाए, जैसे मैंने ये करवाया था, चलो एनीवेज, आपको याद होगा कि मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम्हें कोई भी रैंडम इक्वेशन दे दी जाए, जैसे एक रिएक्शन दे दी जाए 1N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, और मैं बोलूँ कि इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकालो, क्या निकालो, इंथैल्पी। हाँ, अब मैं कोई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए नहीं बोल रही, इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालने के लिए बोल रही, सिंपल एक रिएक्शन की बात कर रही हूँ और मुझे इस रिएक्शन का क्या निकालना है, इंथैल्पी। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब भी हमें किसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की इंथैल्पीज में से रिएक्टेंट की इंथैल्पीज को क्या कर देते हैं, माइनस। यानी कि हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि रिएक्शन की इंथैल्पीज के लिए प्रोडक्ट की इंथैल्पीज को प्लस करके रिएक्टेंट की इंथैल्पीज को माइनस कर देते हैं। तो अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी आपको गिवन होगी, जैसे अमोनिया है प्रोडक्ट, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, बट आपने बस ये देखना होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट 2 टाइम्स है तो उसकी इंथैल्पी आपने 2 टाइम्स लेनी है। जो बातें कर रहे हैं बाहर जाइए प्लीज। और रिएक्टेंट भी जब आपने लेने हैं तो अगर एक रिएक्टेंट N2 है तो N2 की भी आपको वैल्यू लेनी है और H2 की भी वैल्यू लेनी है, लेकिन H2 3 है तो 3। आप ऐसी इक्वेशन बनाते थे, याद है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की इंथैल्पीज को माइनस कर देते थे। अब
देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? ये तो था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकालना। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जैसे सी और सी बॉन्ड बना, तो जब भी एक 1 मोल ऑफ बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई 1 मोल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर जब एक O2 बनेगा, तो जब O2 बनेगा तो इसके बॉन्ड बनने के वक्त जितनी भी एनर्जी निकलेगी उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। अब अगर तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि O2, Cl2, है ना, या F2, फिर तो उसमें बॉन्ड ही एक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दूं, मतलब CH4, अब एक ही मॉलिक्यूल में आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? एक ही मॉलिक्यूल में आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 4। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है मैम, अगर 4 बॉन्ड है भी हैं, चारों है तो C और H वाले, ये बॉन्ड भी किसके बीच में है? C और H। ये बॉन्ड भी किसके बीच में है? ये बॉन्ड भी किसके बीच में है? ये बॉन्ड भी किसके बीच में है? C और H। यानी कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को तोड़ूं तो पहली बार तोड़ूंगा तब भी C और H का बॉन्ड टूटेगा, दूसरी बार तोड़ूंगा तब भी C और H का बॉन्ड टूटेगा, तो हर बार बॉन्ड एंथैल्पी सेम ही आएगी। देन द आंसर इज नो। Even if you know a polyatomic molecule is made of same type of bonds, अगर आपको ये लग रहा है कि ये हमारे पास एक polyatomic molecule है, ये चार सेम टाइप ऑफ बॉन्ड से बना हुआ है, लेकिन जब आप इसको पहली बार तोड़ोगे तो आपको अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। एक H अलग होगा तो आपको बॉन्ड एंथैल्पी अलग देनी पड़ेगी। फिर आपको CH3 में से एक और बॉन्ड तोड़ोगे तो बॉन्ड एंथैल्पी शायद आपको कम देनी पड़ेगी। अगर आपको दो रह गए तो बॉन्ड एंथैल्पी अलग देनी पड़ेगी। जब एक ही बॉन्ड रह जाएगा तो बॉन्ड एंथैल्पी अलग देनी पड़ेगी। फिर आप बोलोगे कि मैम अगर एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में 4 सेम भी CH बॉन्ड हैं और हर CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH4, तो मैं क्या आंसर दूंगा? क्या जो पहली बार मुझे बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ी C और H के बॉन्ड को तोड़ने पर मैं वो आंसर दूंगा, या जो मुझे सेकेंड टाइम देनी पड़ी? देन द आंसर यू विल टेक द एवरेज। आप क्या करोगे कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में अगर आपको 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, हर टाइम जो आपको बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ेगी, आप उसको चारों को प्लस करके किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से। आपको करना नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो एक ही बॉन्ड से बना होता है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी तो सिंपल उसी के इक्वल होती है जो आपको एक ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए देनी पड़ती है। बट फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आपको बॉन्ड एंथैल्पी की जगह क्या टर्म यूज करनी पड़ती है? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। आपको क्या टर्म यूज करनी पड़ती है? अब आप कहोगे कि मैम ठीक है डिफाइन करने की, ठीक है हम डिफाइन कर देंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब जब ये 1 मोल बॉन्ड बन गया, मान लो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन गया और आपकी एनर्जी रिलीज हुई मान लो -200। जब एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस में होती है। अब अगर मैं आपने इसी बॉन्ड को तोड़ना है, अगर आपने इसी C और C के बॉन्ड को तोड़ना है, तो आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी रिलीज हुई है। यानी कि जब कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बना था तो कितनी बॉन्ड एंथैल्पी रिलीज हुई थी? लेट्स से -200। तो अब अगर आपको इसी कार्बन और कार्बन को तोड़ना है तो इतनी एनर्जी +200 आपको देनी पड़ेगी। अब आप इसको बोलोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब आप इसको क्या बोलोगे? बॉन्ड। What is the difference between bond enthalpy and bond dissociation enthalpy? Bond enthalpy होती है जो एनर्जी रिलीज होती है when 1 mole of the bond is formed from its elements, और जब वो बॉन्ड बन जाता है उसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोला जाता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नाउ कमिंग टू न्यूमेरिकल्स, कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे आपने क्या करना है? सिर्फ मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराती हूँ, उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी में आपने क्या करना है? अभी तक आप क्या करते थे कि जब भी आपको किसी रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी होती थी तो आकाश क्या करते थे? प्रोडक्ट की एंथैल्पीज में से रिएक्टेंट की एंथैल्पीज को क्या कर देते थे? माइनस। यही फॉर्मूला यूज करते थे, और जितने भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स उस रिएक्शन के होते थे उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज आपको दे रखी होती थी।
ऑब्वियसली ये वैल्यूज तो आपको दे ही रखी होंगी, तभी आप प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की वैल्यू माइनस करोगे। अब अगर आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देने की जगह आपको बॉन्ड इंथैल्पीज का डाटा दे दिया, अगर आपको डेटा बॉन्ड इंथैल्पीज का दे रखा है तो आपने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को करने के लिए फॉर्मूला चेंज कर देना है। आप रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी में से माइनस करोगे प्रोडक्ट की बॉन्ड इंथैल्पीज। उसका कारण ये है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि बॉन्ड इंथैल्पी एनर्जी क्या होती है, रिलीज। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो अगर आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव में नेगेटिव में आना चाहिए तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंटरचेंज हो जाता है। तो हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल, और एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, आपको बॉन्ड इंथैल्पीज का डेटा दे रखा होता है और आपको क्या निकालनी होती है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बस एक चीज याद रखना कि अगर मुझे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो नॉर्मली हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, बट अगर हमें डेटा किसकी फॉर्म में दे रखा होगा, बॉन्ड इंथैल्पीज की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस। एक क्वेश्चन करके देखोगे आपको सारा फंडामेंट्स क्लियर हो जाए। हाँ देखो, आंसर तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तब भी आ जाएगा, बट फिर वो पोलैरिटी चेंज होगी ना, तो उन्होंने खुद ही फॉर्मूला चेंज कर दिया ताकि आपको बाद में ना चेंज करना पड़े। लिखो जरा एक क्वेश्चन, प्रोपेन एज, ये लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2, कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी। नैतिक ये क्वेश्चन करके दिखाओ। यस मैम। C3H8 plus 5 O2 gives 3 CO2 plus 4 water. Given that average bond enthalpies are CC347, मैम वो थर्ड में लिखे सी होगी 741। हाँ 741। तनी ये क्वेश्चन करो, पक्का आएगा एग्जाम में। सबसे पहले तो आपको जिस रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना है वो रिएक्शन कौन सी दे रखी है, C3H8 मतलब प्रोपेन ही दे रखा है, तो मैंने प्रोपेन खोल के लिख दिया। O2 मतलब O डबल बॉन्ड हो, CO2 मतलब CO2 में भी खोल के, वाटर मतलब। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रोपेन C3H8 को ओपन करके लिख दिया, O2 को भी ओपन करके लिख लिया, CO2 को भी ओपन करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि अब मुझे जो बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है वो पूरे रिएक्टेंट की नहीं दे रखी, बॉन्ड वाइज दे रखी है। तो अगर मैं रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी ले रही हूँ, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस रिएक्टेंट में कितने CH बॉन्ड है। देखो ना फर्क क्या है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो जैसे जब आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते थे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो आपको पूरे प्रोडक्ट की एंथैल्पी दे रखी होती थी। इसमें अगर आप फॉर्मूला ये चेंज कर रहे हो कि रिएक्टेंट पहले आएंगे, तो पूरे रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी नहीं दे रखी होगी। बॉन्ड एंथैल्पी तो बॉन्ड वाइज होती है हर एक बॉन्ड की। तो सबसे नहीं, यही तो मैंने बताया नैतिक, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तब होता है अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दी गई हो। जब बॉन्ड एंथैल्पीज दे रखी होती है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटरचेंज। अब इंटरचेंज करने के बाद भी थिंग्स आर नॉट दैट इजी, ठीक है। आपने फॉर्मूला इंटरचेंज कर दिया तो आपने सबसे पहले रिएक्टेंट देखा कौन है, प्रोपेन, तो पूरे प्रोपेन की बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ा दे रखी है। आकाश, इस प्रोपेन में कितने CH बॉन्ड है, काउंट करो। पहले तो इसको ओपन ही कर लो, CH3 CH2, हाँ 7 है ना, नहीं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि आपको प्रोपेन की बॉन्ड एंथैल्पी नहीं दे रखी, आपको उसके CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है। एक बॉन्ड की कितनी देखी है, 414। तो प्रोपेन में CH बॉन्ड कितने हैं,
8। तो CH बॉन्ड की जो आपको बॉन्ड इंथैल्पी दे रखी है वो आपको 8 टाइम्स लेनी पड़ेगी। अब प्रोपेन में सिर्फ CH बॉन्ड थोड़ा है, CC बॉन्ड भी तो है। प्रोपेन में CC बॉन्ड भी तो है, और प्रोपेन में CC बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। तो जो आपको CC की बॉन्ड इंथैल्पी दे रखी है वो 2 टाइम्स लेनी पड़ेगी। अब जाके आपके बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट प्रोपेन की हुई। अब दूसरा रिएक्टेंट कौन है? ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है? पर O2 बॉन्ड है कितने? 5। तो आपको ये वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 5 टाइम्स O की बॉन्ड इंथैल्पी। सो नॉट ओनली फर्क फॉर्मूले में सिर्फ इतना नहीं आया कि अगर आपको बॉन्ड इंथैल्पी दे रखी है तो आप रिएक्टेंट पहले लोगे, इनफैक्ट रिएक्टेंट की भी आपको खुद निकालनी पड़ेगी। जैसे अगर रिएक्टेंट आपको प्रोपेन दिख रहा है तो आपको पूरे प्रोपेन की बॉन्ड इंथैल्पी नहीं दे रखी, उस प्रोपेन में आपको देखना पड़ेगा कि कितने CH बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी मतलब बॉन्ड वाइज, बॉन्ड इंथैल्पी मतलब तो प्रोपेन में कितने बॉन्ड है, कौन सी टाइप के बॉन्ड है, CH बॉन्ड कितने हैं, CC बॉन्ड कितने हैं, तब जाके आएगा। नाउ माइनस प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट कौन सा दिख रहा है? सबसे पहले CO2 में कितने C डबल बॉन्ड है? 2, और आगे क्या लगा हुआ है? 3। तो CO बॉन्ड कितने हो गए? 6। तो बॉन्ड इंथैल्पी आपने C डबल बॉन्डों की 6 लेनी है, प्लस 6 कैसे आई? यस मैम, यस सर। CO2 में 2 CO बॉन्ड है, आगे 3 भी लगा हुआ है तो 3 2 जा, और H2O में कितने OH बॉन्ड हैं? 2, पर आगे क्या लगा हुआ है? 4। तो 8 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। अब तो वैल्यूज ही पुट करनी है। पक्का एक क्वेश्चन आता है ये वाला कि बॉन्ड इंथैल्पीज दे रखी होती हैं और बॉन्ड इंथैल्पीज की हेल्प से आपको क्या निकालना होता है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला इंटरचेंज होगा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, और रिएक्टेंट में आपको ओपन कर करके देखना पड़ेगा कि उसमें कितने CH बॉन्ड है, कितने CC बॉन्ड है। माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 1662। राइट, -1662। तो वैल्यूज पुट करो। CH बॉन्ड 414, CC बॉन्ड 347, O2 बॉन्ड 498, माइनस CO बॉन्ड 741, OH बॉन्ड 464, माइनस करके आंसर आ जाएगा। आज आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हेस्लो के भी आएंगे, और कौन सा टॉपिक रहा है लास्ट में मैंने? बॉन्ड इंथैल्पी वाला, जिसमें फॉर्मूला क्या हो रहा है? इंटरचेंज। पहले मैं बॉन्ड इंथैल्पी के ही दूंगी आज, ताकि तुम एक को एक टाइप रिवाइज कर लो। अब हमारा चैप्टर खत्म होने में सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया, CP एंड CV। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, इसकी डेरिवेशन पक्का आती है, वो मैं कल कंप्लीट